हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? चलो आज वापस से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है दुख। लेखक का नाम है यशपाल। उनका जन्म हुआ था 1903 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1976 में। यशपाल का जन्म पंजाब के फांगड़ा जिले में हुआ था। पिता हीरालाल तथा माता प्रेमा देवी सामान्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ी गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर में वे सरदार भगत सिंह तथा सुखदेव के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी दल के सदस्य बने तथा कारावास भोगा। इन मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। यशपाल एक सफल उपन्यासकार तथा कहानीकार हैं। देशद्रोही, दादा कामरेड, दिव्या, अमिता, झूठा सच आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञानदान, अभिशप्त, भस्मावृत, चिनगारी, पिंजरे की उड़ान, उत्तम की माँ, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान आदि कहानी संग्रह है। न्याय का संघर्ष, देखा सोचा समझा, सिंहावलोकन आदि निबंध उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। यशपाल जी को देव पुरस्कार, सोवियत लैंडर नेहरू पुरस्कार तथा भारत सरकार का पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो ये था लेखक परिचय। अब हम थोड़ा लेसन के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत कहानी आपकी ठोस यथार्थवादी रचना है। जो ये दुख कहानी है वो यथार्थवादी रचना है। इनमें एक और अभावग्रस्त लोगों की दारुण गरीब का यथार्थ चित्रण है। इसमें जो गरीबी में जी रहे लोग हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। आर्थिक विपन्नता के कारण बेहाल बेबस परिवार के हृदय विदारक कंगाली का वर्णन है। जो आर्थिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, गरीबी का सामना कर रहे हैं, वो कंगाल यानी कि गरीब होता है। तो उसका वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ उच्च मध्यम वर्गीय परिवार की औरत सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट न होकर अपने आप को दुखी समझती है। यहाँ पे दो तरीके का चित्र दिया गया है। एक और गरीब लोग हैं जो बहुत ही गरीबी में जी रहे हैं, और दूसरी ओर धनवान स्त्री है, एक बहुत ही पैसे वाली स्त्री है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रही है। सब कुछ होते हुए उसकी परिवार की परिस्थिति भी बहुत ही अच्छी होते हुए फिर भी वो उस सब से संतुष्ट नहीं है और अपने आप को दुखी समझती है। अभी दोनों ओर की दुख भरी परिस्थितियों की तुलना कर इस कहानी का नायक है, जो मुख्य कैरेक्टर है वो। तो चलो हम कहानी पढ़ेंगे। जिसे मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त हो तब मन वितृष्णा से भर जाता है। एकदम मर जाने की इच्छा होने लगती है। इसे शब्दों में बता सकना संभव नहीं है। लेखक क्या कहते हैं कि जो मनुष्य सर्वापेक्षा अपना समझ कर भरोसा करता है, मतलब एक व्यक्ति को अपना सब कुछ समझकर उन पर भरोसा करता है, और जब वही व्यक्ति उनका तिरस्कार करता है तो फिर मन है ना वो वितृष्णा से भर जाता है, मतलब दुखी होता है मन, और एकदम फिर मर जाने की इच्छा होती है। और वो जो इच्छा होती है, वो जो दुख होता है, वो दर्द होता है, वो शब्दों में बताना संभव नहीं है। दिलीप ने हेमा को संपूर्ण स्वतंत्रता दी थी। वह इसका कितना आदर करता था, कितनी आंतरिकता से वह उससे प्रति श्रनुरक्त था। बहुत से लोग इसे अति कहेंगे। इस पर भी जब वह हेमा को संतुष्ट न कर सका और हेमा केवल दिलीप के उसी सहेली के साथ सिनेमा देखाने के कारण दिन भर रूठी रहकर दूसरे ही दिन माँ के घर चली गई, तब दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा। दो कैरेक्टर है, दिलीप और हेमा। दिलीप नायक है। उसने उसकी पत्नी हेमा को पूरी स्वतंत्रता दी थी। उसने कभी भी उसको उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई कि तुझे ये करना है, ये नहीं करना है। वो पूरी तरह से स्वतंत्रता दी थी। उनके प्रति बहुत ही लगाव था उसको। फिर बहुत ही लोग उसको ऐसे कहते थे कि तूने ज़्यादा अति, मतलब बहुत ही उसके लिए बहुत ही स्वतंत्रता दी है। लेकिन फिर भी
जब उसको लगा कि हेमा उसे संतुष्ट नहीं है, तो उसने चाहे कितनी भी कोशिश की फिर भी हेमा को खुश न रख सका। क्योंकि एक बार दिलीप हेमा की सहेली के साथ जाता है पिक्चर देखने के लिए, जो उसको हेमा को पता चल जाता है और उसकी वजह से वो दिन भर रूठी रहती है और दूसरे ही दिन वो अपनी माँ के घर चली जाती है। और फिर दिलीप के मन में जो क्षोभ का अंत न रहा, मतलब बहुत ही वो दुखी हो जाता है। सितंबर का अंतिम सप्ताह था। वर्षा की ऋतु बीत जाने पर भी दिन भर पानी बरसता रहा। दिलीप बैठक की खिड़की और दरवाजों पर पर्दे डाले बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि में समय स्वयं यातना बन जाता है। क्या हुआ कि सितंबर महीना था, उसका अंतिम सप्ताह था सितंबर का। वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मतलब बारिश होती रहती थी। फिर दिलीप बैठकर खिड़की को और दरवाजे के पर्दे डालकर बैठा था। वितृष्णा और ग्लानि मतलब जो दर्द भरा हृदय होता है, और ग्लानि मतलब नफरत, उसके मन में जो उसकी चिंताएं होती थी, जो परिस्थिति में से वो गुजरा था, वो सब याद करके और जो यातना यानी कि पीड़ा होती थी, वो पीड़ा बन जाती है। 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। समय को बीतता न देख दिलीप खींच कर सो जाने का यत्न करने लगा। ये सब उसकी और उसकी पत्नी के बारे में सोचता है कि कैसे दोनों रहते थे और अभी क्या हो गया है। तो ये सोच कर फिर वो सो जाने का प्रयत्न करने लगता है। ऐसे इसी समय जिन्ने पर से छोटे भाई के दम दम कर उतरने चले आने का आवाज शब्द सुनाई दिया। अलसाई हुई आंख को आधा खोलकर उसने दरवाजे की ओर देखा। क्या हुआ कि उस समय उसके भाई के आने की आवाज सुनता है और ऐसे थोड़ी सी आंखें खोलकर उसको दरवाजे की ओर देखा। छोटे भाई ने पर्दे को हटाकर पूछा, भाई जी आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं? छोटा भाई ऊपर से उतरता है और फिर इसे मतलब पूछता है कि अगर आपको कहीं जाना न हो तो मैं मोटरसाइकिल ले जाऊं। मतलब कि वो जो दिलीप था वो गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसको वो अलसाई हुई आंखें, मतलब कि जैसे वो कुछ चिंता में हो, और ऐसी आंखें करके वो बैठा था। और अचानक से उसका भाई आता है और उसको मोटरसाइकिल यानी कि बाइक ले जाने के लिए पूछता है। इस विघ्न से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने हाथ के इशारे से इजाजत दी और आंखें बंद कर ली। मतलब उसको लगा कि ये अभी कोई विघ्न आया हो, मुसीबत आई हो, ऐसे बीच में अड़चन आई हो, तो ऐसे सोचकर फिर वो अपने भाई को हाथ से ही इशारा करता है और मोटरसाइकिल ले जाने के लिए कहता है। फिर वापस से उसने आंखें बंद कर ली। दीवार पर टंगे क्लॉक ने कमरे को गूंजते हुए 6 बज जाने की सूचना दी। क्लॉक मतलब वॉच, घड़ी। हाँ, फिर 6 बज जाते हैं। दिलीप को अनुभव हुआ, क्या देह यूं ही कैद में पड़ा रहेगा? उठकर खिड़की का पर्दा हटाकर देखा, बारिश थम गई थी। अब उसे दूसरा भय हुआ कि कोई भी बैठेगा और अप्रिय चर्चा चल देगा। फिर क्या हुआ? फिर उसने खिड़की का पर्दा हटाया और देखा कि अभी बारिश थम गई थी। फिर उसको लगा कि अभी उसको कोई देखेगा और वापस से चर्चा शुरू हो जाएगी। ऐसे वह उठा, भाई की साइकिल ले गली के कीचड़ से बचता हुआ, उससे अधिक लोगों की निगाहों से छिपाता हुआ वह मोरी दरवाजे से बाहर निकल शहर की पुरानी फसील के बाग से होता हुआ मिंटो पार्क जा पहुंचा। दिलीप को बाहर निकलना मुश्किल लगता था, क्योंकि अगर वो बाहर निकलता तो सब उसके बारे में पूछते, उसके बारे में ही चर्चा करते, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपने भाई की मोटरसाइकिल ली साइकिल ली। भाई की साइकिल लेकर फिर वो सुमसाम रास्ते से निकला, जहाँ पे उसको कोई पहचान वाला ना मिले और उसके बारे में कोई पूछे नहीं। उस लंबे चौड़े मैदान में पानी से भरी घास पर
पछुआ के तेज झोंकों में ठिठुरने के लिए उस समय कौन आता। मतलब तब जो ठंड लग रही थी और जो वातावरण था, तो ऐसा लगा कि ऐसे वातावरण में कौन आएगा ऐसे बाहर ठिठुरने के लिए, क्योंकि वो अकेलापन महसूस करता था। कौन? दिलीप। अपने मन में जो मस्तिष्क में जो चल रहे थे, सोच रहे, वो विचार चल रहे थे, उसके लिए वो अपने आप को कोसता था, या तो कुछ भी अपनी परिस्थिति के बारे में सोचकर वो दुखी हो गया था। तो फिर वो थोड़ा बाहर निकलने के लिए बाहर निकला था, लेकिन उसमें भी उसको डर था कि कोई मिल जाएगा और उसके परिस्थिति के बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगा, उसको वो अच्छा नहीं लगता था। इसलिए फिर वो सुनसान सड़कों पर से जाता है ताकि उसे कोई देख न ले और उसके बारे में कोई उसे प्रश्न न कर सके। और ऐसे लंबे चौड़े मैदान में ऐसे घास और पानी भरा हुआ था, ऐसे मैदान में कोई आ भी नहीं सकता है। और ठंडी से ठिठुर रहे थे ऐसा लगता है। उस एकांत में एक बेंच के सहारे साइकिल खड़ी कर वो बैठ गया। सिर से टोपी उतारकर बेंच पर रख दी। सिर में ठंड लगने से मस्तिष्क की व्याकुलता कुछ कम हुई। फिर वो क्या कहता है, एकांत मतलब जहाँ पे कोई नहीं होता है ऐसी जगह। फिर वो आता है और उस एकांत में बैठता है और अपनी टोपी उतारकर बेंच पर रख देता है। फिर ठंड लगने से थोड़ी मस्ती जो उसके दिमाग में हलचल मच रही थी वो थोड़ी कम हुई। ख्याल आया कि यदि ठंड लग जाने से वह बीमार हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, तो वह चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को अकेला ही सहेगा, किसी को अपने दुख का भाग लेने के लिए नहीं बुलाएगा। वो इतना दुखी था और उसको ऐसा ख्याल आया कि इतनी ठंडी में अगर ऐसे बैठेगा तो बीमार होगा तो क्या होगा उसका। तो अपने आप में ही वो एक सोच रहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अकेला ही सब कुछ सह लूँगा ऐसे। और कितना सोचता है कि अपने दुख का भाग देने के लिए वो किसी को नहीं बुलाएगा। अगर एक दिन मृत्यु दबे पांव आएगी और उसके रोग के कारण हृदय की व्यथा और रोग को ले उसे सिर पर सांत्वना का हाथ फेर उसे शांत करके चली जाएगी। मतलब इतना सोचता है वो, अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी और उसने जो पत्नी के लिए जो कुछ किया था उस पर पूरा पानी फिर गया था। वो सब याद करके दुखी हो रहा था और मृत्यु तक की कल्पना उसने कर दी थी कि अगर मृत्यु आएगी ना तो भी मुझे चिंता नहीं है। उस दिन जो लोग रोने बैठे उनमें हेमा भी होगी। मतलब देखो कितनी आगे कल्पना कर लेता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद पीछे जो लोग रोएंगे उसमें उसकी पत्नी हेमा भी रोएगी और फिर पछताएगी। ऐसे यही बदला होगा। दिलीप के चुपचाप दुख सह जाने का विचार कर उसने संतोष का एक दीर्घ निश्वास लिया। करवट बदल ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ गया। फिर ये सोच कर ऐसा सोचने लगा कि यही हेमा के साथ बदला होगा। अगर मैं मर जाऊंगा ना उसके बाद ही उसको मेरी कद्र होगी और यही बदला होगा। फिर अकेली जिएगी, ऐसा दुख सहेगी। फिर उसने एक संतोष का दीर्घ निश्वास लिया और करवट बदलकर ठंडी हवा खाने के लिए वह बैठ जाता है। समीप 3 फलंग तक मुख्य रेलवे लाइन से कितनी ही गाड़ियां गुजर चुकी थी, उधर दिलीप का ध्यान न गया था। अब जब फ्रंटियर मेल तूफान तीव्र वेग से कोलाहल करती हुई गुजरी तो दिलीप ने उस ओर देखा। लगातार फर्स्ट और सेकंड के डिब्बों से निकलते वाले तीव्र प्रकाश से वह समझ गया कि फ्रंटियर मेल जा रही है। 9:30 बज गए हैं। वो जहाँ पे बैठा था उसके पास ही रेलवे की मुख्य लाइन जा रही थी। वहाँ से कितनी सारी गाड़ियाँ गुजरी, लेकिन वो इतना विचार मग्न था कि उसको उस गाड़ियों का पता भी नहीं चला। लेकिन अचानक से जब फ्रंटियर मेल एकदम स्पीड में, तूफानी तीव्र वेग से यानी कि स्पीड में आती वहाँ से गुजरती है, तब उसकी ओर दिलीप का ध्यान जाता है और लगातार मतलब बार बार फर्स्ट और सेकंड क्लास के डिब्बे में से जो तीव्र प्रकाश वो निकलता था वो वहाँ से तब उसको पता चला कि ये फ्रंटियर मेल जा रही है और उसका टाइम रात को 9:30 बजे का है। तब उसे पता चलता है कि अब तो रात
हो चुकी है। बच्चों लेसन का ये एक पार्ट हम यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा चैप्टर आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी तो आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। हाँ, और वीडियो देखो तब भी आप बुक ओपन करके रखना, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है। अस्तु।